नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में इस साल सितंबर अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल लगातार रणनीति बनाने में जुटी हुई है। तमाम पार्टियां जो है अपने अपने स्तर पर रणनीति बना रही है। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन की कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बैठक हुई, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने हिस्सा लिया और आगे की रणनीति पर चर्चा किया। अहम बात ये रही कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया को दो टूक शब्दों में जवाब दिया कि जो लोग सीएम फेस के बारे में पूछ रहे हैं उन्हें शायद जर्नलिज्म का जे भी पता नहीं है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं आखिर इस बैठक में क्या कुछ हुआ और तेजस्वी यादव क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं सीएम फेस को लेकर। सर देखिए, अब पहली बार इंडिया गठबंधन लग रहा है कि इंडिया गठबंधन एक्टिव मोड में है। लोकसभा चुनाव में भी इतना एक्टिव मोड में इंडिया गठबंधन नहीं दिखा था जितना बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिख रहा है। लगातार इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। पहली बैठक दिल्ली में हुई जी, राहुल गांधी के साथ। उसके बाद दूसरी बैठक राजद कार्यालय में हुई। अब तीसरी बैठक फिर कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में हुई और हर बैठक में आगे की रणनीति तय हो रही है। अब चौथी बैठक की तैयारी चल रही है। इंडिया गठबंधन की जो कल बैठक हुई उसमें सर्वसम्मति से तय हुआ कि अगली बैठक में बिहार से सभी दलों के सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष शामिल होंगे और उस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। इंडिया गठबंधन इस बार पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है और एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा उठाना चाह रहा है। नीतीश जी के अस्वस्थता का फ़ायदा उठाना चाह रहा है। 20 साल में जो नीतीश जी से नाराज़गी है लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज़गी है लोगों को, इस बात का फ़ायदा इंडिया गठबंधन इस बार उठाना चाह रहा है और पूरी मजबूती से एकजुटता के साथ प्रदर्शन करना चाह रहा है। आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बैठक जिस प्रकार से सभी जिला में हो रही है, एनडीए के सभी नेता शामिल हो रहे हैं, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, विधायक, सांसद, उसी तर्ज पर अब इंडिया गठबंधन की भी बैठक होगी। अब सभी जिला में वो अगली बैठक में तय होगी। पहले तो सभी जिला अध्यक्ष, विधायक, सांसद की बैठक होगी। उसके बाद आगे की जो रणनीति है उसमें सभी जिला वाइज बैठक होगी। सभी जिलों में मतलब प्रदेश, सभी पार्टियों के प्रदेश जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, कार्यकर्ता सभी की बैठक होगी और विधानसभा चुनाव की तैयारी होगी। उसके अलावा वहीं से कमेटी से रिपोर्ट मांगेगी जाएगी जिला से कि कौन कौन बेहतर कैंडिडेट है। विधानसभा वाइज रिपोर्ट आएगी कि कौन कैंडिडेट चुनाव जीतने लायक है, कौन कौन कैंडिडेट है, सभी का एप्लीकेशन वहाँ से लिस्ट फाइनल होकर के पटना आएगा और सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाएगा कि कांग्रेस से कौन किस सीट पर कौन उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है। इसके अलावा इंटरनल सर्वे इंडिया गठबंधन के द्वारा कराया जा रहा है कि कौन कैंडिडेट किस विधानसभा क्षेत्र में भारी पड़ेगा, कौन चुनाव जीत सकता है, एनडीए कैंडिडेट के खिलाफ कौन। तो इंडिया गठबंधन की तैयारी इस बार मजबूती से तैयारी चल रही है और ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री पर मीडिया की उपज कहिए या कांग्रेस पार्टी के कारण जो एक विवाद हुआ है, मुझे लगता है मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ही कैंडिडेट होंगे क्योंकि बिहार में जनाधार सबसे ज़्यादा उनका है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी कि अभी अगर वो मुख्यमंत्री का मुद्दा उठाएगी तो आगे लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी मुद्दा उठा सकता है कि मुख्यमंत्री चुनाव के बाद तय होगा। मुझे लगता है कि अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट तेजस्वी, चूँकि कहीं भी बैठक हो रही है तो सेंटर में तेजस्वी यादव भी रह रहे हैं। कल की बैठक में एक और ख़ास बात देखने को मिली कि अल्लावरू पिछली बैठक में जो तेजस्वी यादव के बगल में बैठे थे वो अब तेजस्वी यादव के बगल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बैठे और उसके बाद जाकर के अल्लावरू की कुर्सी लगी। तो एक पायदान प्रभारी की कुर्सी घसक गई और कांग्रेस अध्यक्ष तेजस्वी के अगल में बैठे और एक तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे तरफ मुकेश सहनी।
तो ये रणनीति, और मुझे लगता है सभी दलों में अच्छे तरह कोऑर्डिनेशन है, सीटों का भी मुझे लगता है कि तालमेल अच्छे से हो जाएगा। जी जी जी। और कल की बैठक में कहा जा रहा है कि पहली बार इंडिया गठबंधन ने 28 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो क्या करेगी, किस तरह से काम? मैंने बताया ना, अगली बैठक की रूपरेखा तय करेगी और उस रूपरेखा में सभी जिला स्तर पर बैठक होगी, जिलों के प्रभारी बनाए जाएंगे, कांग्रेस के, आरजेडी के सभी जिलाध्यक्ष मिलकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, जिला वाइज भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। अच्छा। और जिला में भी बैठक होगी और जिला से ही कैंडिडेट का तय करेंगे। मतलब सेंट्रलाइज जो था इंडिया गठबंधन का कि राजद का टिकट सारा चीज़ कांग्रेस यहीं से फाइनल हो जाता था, कांग्रेस का मुख्यालय से फाइनल हो जाता था। तो इस बार इंडिया गठबंधन की जो तैयारी है और विधानसभा वाइज, जिला वाइज लिस्ट मांगी जा रही है कि भाई कौन कौन कैंडिडेट है चुनाव के। संतोष जी, लेकिन जो आपने कहा कि इंडिया गठबंधन जोरदार तैयारी कर रही है, लेकिन इस दौरान ये भी खबरें आ रही है कि इस विधानसभा क्षेत्र से ये इनका नाम फाइनल हो गया है, उस विधानसभा क्षेत्र से उनका नाम फाइनल हो गया है। तो क्या ये सब कोरी अफवाह है, या जैसा कि आप कह रहे हैं कि सामूहिक फैसले होंगे कौन किसको टिकट दिया जाएगा, तो ऐसे में ये क्या कोरी अफवाह है या इसमें दम है? देखिए, चुनाव में कौन चुनाव लड़ेगा ये जब तक सिंबल नहीं मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और अभी तो गठबंधन की बैठक ही हो रही है, कौन सीट किस पार्टी के पाले में जाएगी ये अभी क्लियर नहीं है। तो कैंडिडेट कैसे फाइनल हो जाएंगे? जी जी। किस पार्टी से कौन कैंडिडेट लड़ेंगे ये भी अभी तय नहीं। पार्टी पहले तो पार्टी ही तय नहीं है, अभी तो बैठक ही चल रही है, कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लेकिन लड़ेगी। अंदरूनी तो खबरें आ रही है, लोग दावा कर रहे हैं, तो खास करके जो उम्मीदवार अब जिस विधानसभा चुनाव क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं वो तो कानाफूसी कर ही रहे हैं कि सर मेरा यहाँ से फाइनल हो गया है या फाइनल स्टेज में है, मुझे बॉस का हरी झंडी मिल गया है। तो ये जो दावे हैं, देखिए, राजनीति बहुत ही टेढ़ी चीज़ होती है। राजनीति में किसी को ना नहीं बोला जाता है। तो कोई भी नेता जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बड़े नेता के पास जाते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए, तो नेता बोलते हैं ठीक है अच्छे से तैयारी करो, विचार किया जाए। अब उसी में वो कैंडिडेट सोचते हैं कि चलो मेरा तो फाइनल हो गया, जाओ तैयारी करो। तो नेता जो है, नेता के लिए सभी कार्यकर्ता बराबर होते हैं। तो जो भी जाते हैं उनको आश्वासन मिलता है कि ठीक है तैयारी कीजिए, देखा जाएगा। तो चुनाव में टिकट जब तक सिंबल घोषणा नहीं हो जाए, सिंबल ना मिल जाए, यहाँ तो सिंबल मिलने के बाद कैंडिडेट बदल जाते हैं। तो इसलिए अभी एकदम कोड़ा अफवाह है। जो भी कैंडिडेट अगर बोल रहे हैं कि मेरा इनका टिकट फाइनल हो गया है, तो असंभव चीज़ है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि इस बार इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा और इसकी तैयारियां चल रही है। लेकिन जिस तरह से अभी तक एनडीए ने 2 से 3 बड़ी रैलियां कर लिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से बिहार की धरती पर आ करके और पूरे दुनिया को एक संदेश दे गए, क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, राजनीति का जो आज दौर चल रहा है, एनडीए और खासकर भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। 5 साल वो राजनीति करती है, दिन रात भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स करती है। एक एक कदम उनका राजनीति से प्रेरित होता है। कोई भी निर्णय लिया जाता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, तो हर कार्यक्रम का एक राजनीतिक उद्देश्य होता है। आप देखिए ना भाई, अभी पहलगांव में, पहले पुलवामा में हुआ था जी, और आज पहलगांव में। पुलवामा हमले का क्या हुआ, हमारे कितने सैनिक शहीद हुए, आज तक कुछ पता चला? ये तो कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक किया मैंने। ठीक है, आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया। आज पुलवामा हमले में जो सैनिक शहीद हुए, उसमें कौन लोग शामिल थे, कितने लोग पकड़े गए, कितने की सजा हुई, आज तक कुछ सार्वजनिक हुआ क्या? मेरी जानकारी में तो नहीं है कि भाई कोई पुलवामा हमले के आतंकियों को फांसी की सजा दी गई हो, ये पकड़ा गया हो। जांच रिपोर्ट में सार्वजनिक नहीं हुआ। यहाँ से आरडीएक्स आया, कहाँ से, उतना सुरक्षित क्षेत्र में कैसे उतना आरडीएक्स पहुँच गया, जहाँ की हर जगह चेकिंग होती, आज तक तो सामने नहीं आया। लेकिन उस नाम 19 का चुनाव तो जीत गया। आज पहली बार देखने को मिला है कि भाई वहाँ मारे गए, शहीद हमारे पर्यटक मारे गए। तो पहली बार सुनने को मिल रहा है कि हिंदू मारे गए।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई किसी की भी मौत दुर्भाग्यपूर्ण होता है, इसमें हिंदू मुस्लिम क्या होता है? सबसे ज़्यादा आतंकी तो आतंकवादी घटनाएं तो पाकिस्तान में हो रही है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम वहाँ मारे जाते हैं, वहाँ तो कोई हिंदू नहीं मारे जाते हैं। तो ये सारा वोट की पॉलिटिक्स है। और एक बोला जाता है ना कि ड्रग्स का नशा जिस तरह से खतरनाक होता है, उसी तरह धर्म का नशा होता है। लोगों को धर्म का नशा पिला करके इस तरह से आपसी वैमनस्य फैलाया जा रहा है, आपस में मनमुटाव किया जा रहा है। मतलब अब ऐसी बात आ रही है कि भाई आतंकवादी का मतलब मुसलमान होता है। उन लोगों को सोचना चाहिए कि आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले जब 83 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो उसके बाद सिख समुदाय को भी आतंकवादी की श्रेणी में रखा गया था। सिख समुदाय कहीं अगर नजर आता था तो लोग सोचते थे कि आतंकवादी जी। तो भी तो हिंदू थे, सिखों को भी हिंदू धर्म में ही माना जाता है, बिल्कुल। तो भी तो आतंकवादी थे उस समय में, लेकिन उसको समाप्त किया गया। तो किसी धर्म विशेष पर आतंकवाद का थप्पा लगाना ये गलत है। ये मतलब बोला जाता है कि ड्रग्स से भी खतरनाक नशा है, तो ये गलत संदेश है। कोई भी मारा गया, सरकार को चाहिए कि कार्रवाई हो। किसने घटना को अंजाम दिया, पहले उनको तो पुलवामा के तो लोग पकड़े नहीं गए, अब इसकी बात हो रही है, इसको तो पकड़िए। बिल्कुल। केवल भाषण देने से और राजनीति खत्म कर देने से नहीं होता है, जमीन पर दिखना चाहिए। बिल्कुल। जो बोलते थे कि भाई 14 के बाद कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं होती है, इतनी बड़ी संख्या में तो 14 से पहले कभी लोग शहीद ही नहीं हुए थे, मारे ही नहीं गए थे। आज तक मुझे नहीं लगता है कि पुलवामा में जितने सैनिक एक साथ शहीद हुए, आज़ादी के बाद से कभी उतने सैनिक शहीद हुए हों। बिल्कुल। आज फिर इतने साथ लोगों को एक साथ मार दिया गया। अब इसको धर्म से जोड़ा जा रहा है। आतंक होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। बड़मेश्वर मुखिया बहुत बड़े नक्सली थे, उनका क्या धर्म था? वो भी तो हिंदू थे। कितने लोगों को की हत्या का उन पर आरोप लगा था, फरार चलते थे। बड़मेश्वर मुखिया की हत्या के बाद कितना आतंक पूरे पटना में मचाया गया था। जी जी बिल्कुल। तो आज उनको लोग बड़मेश्वर मुखिया नहीं, तो इसी को तो भुनाने की कोशिश की जा रही है। मेरा सवाल आपसे यही था। तो क्या बिहार विधानसभा के चुनाव में आपको लगता है कि ये इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, निश्चित तौर पर धर्म का प्रभाव तो पड़ता ही है। धर्म का नशा अफीम से और शराब के नशे से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो निश्चित तौर पर एनडीए उसका फ़ायदा उठाना चाहती है। निश्चित तौर पर धर्म का, सब लोग वोट की राजनीति करते हैं तो सब लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि 24 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री हारते हारते बचे। 400 की बात हुई थी, सत्ता में नहीं मजबूर। नीतीश कुमार अगर नहीं जाते तो सत्ता में भी नहीं आते। तो एक लोग बोला जाता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो कितनी बार धर्म के नाम पर, कितनी बार झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त करेंगे? लेकिन जो आरएसएस चीफ है मोहन भागवत, उनका एक बयान आया है कि देश पर भले ही आतंकी हमला हुआ है, लेकिन देश अभी सबसे ज़्यादा जो है एक सूत्र में पिरोया हुआ है। और यही स्थिति होना चाहिए। राष्ट्रवाद का यही मतलब है। देखिए, राष्ट्रवाद हमेशा देश पर हावी रहा है। राष्ट्रवाद हमेशा, जब भी राष्ट्र पर, देश पर मुसीबत आए तो पूरा देश एकजुट होकर हमेशा साथ में खड़ा रहा। पहले भी घटना होती थी तो पूरा देश एक साथ खड़ा रहता था, और आज भी एक साथ खड़ा है। इससे ज़्यादा एकजुटता पहले रहती थी। ये जो मोदी के जो बातें होती थी, लगता था कि 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री है, और जो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, आँख में आँख डाल के बात करता है। ये इन सब घटनाओं से उस पीएम मोदी की छवि को धक्का लगा है? भाई आज कह रहे हैं, आज से भाई 5-6 साल पहले आप देखिए ना, पुलवामा हमले में इतने सैनिक शहीद हो गए। क्या किया आपने? भाई इंदिरा गांधी की बात करते हैं, इंदिरा गांधी ने तो लाहौर तक खदेड़ कर कितने को बंदी बना लिया था। आप देखिए ना, जब भी आप वाजपेयी जी के समय कारगिल अटैक हुआ, क्या कर लिया आपने? संसद अटैक हुआ, संसद भवन पर हमला हुआ, क्या कर लिया आपने? कारगिल में शहीद हुए, क्या कर लिया आपने? ये जो सिंधु जल समझौता हुआ है, इसके बारे में कह रहे हैं कि इस समझौते को निलंबित कर दिया गया है। तो आपको लगता है कि इसका कोई प्रभाव भी पड़ेगा? देखिए, उन सब पॉलिटिकल स्टंट है, कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ने जा रहा ये सब चीज़ों का।
और ये सब पॉलिटिकल बयान है, पॉलिटिकल स्टंट है। समझौता रद्द कर देना, मतलब एम्बेसी से लोगों को वापस कर देना, बाधा बॉर्डर कर देना, ये सब एक राजनीतिक नाटक के, ये राजनीतिक नाटक है, एक नाटक का षड्यंत्र है। अरे भाई, आपके यहाँ आए कैसे? आपकी सुरक्षा व्यवस्था क्या है? आप आज बोल रहे हैं वापस, आपके यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था क्या है? आपकी खुफिया रिपोर्ट क्या है कि आपको कुछ नहीं पता चल रहा है? आ रहे हैं लोग, मार के चले जा रहे हैं। सबसे सुरक्षित पुलवामा में आकर के लोग उतनी विस्फोटक आ गए, आज तक आप नहीं पता लगा सके। भाई कैसे आ रहे हैं? कोई साल ऐसी घटना नहीं है कि यहाँ आतंकवादी घटना में लोग नहीं मारे जा रहे हैं। हर साल 2, 4, 10 तो मारे ही जा रहे हैं, पहले भी होते थे। संतोष जी, मेरा सवाल ये कि इसका फ़ायदा मिलेगा या एनडीए को इसका नुकसान हो? देखिए, मैंने कहा ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, और एक ही चीज़ बार बार करने से कहीं नफ़ा तो कहीं नुकसान भी होगा। जैसे लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है, हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव में इसका नेगेटिव प्रभाव पड़े और नुकसान हो सकता है, मुझे लगता है। तो पुलवामा के बाद पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर पूरा देश एकजुट जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक संदेह, एक आशंका भी घूम रही है। शंका की दृष्टि से तमाम चीज़ों को हर देश का नागरिक परख रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का असर बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, लेकिन किस रूप में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।